तो ये जो कितना खूबसूरत नाम है ज्ञानी देवी, ये किसने रखा? मैं दादाजी की बहुत लाडली थी, तो उन्होंने मुझे ज्ञान कहकर पुकारना शुरू कर दिया कि मचलने का दिल हमारा भी करता है सनम। अच्छा। पर वक्त ने पका दिए हैं बाल अपने तो सनम। अच्छा। मैं जिंदा हूँ क्योंकि, अब ये क्योंकि के बाद आगे कुछ नहीं कहा कि एक लड़का बाहर चला जाता है और शुरू में वो अपनी माँ को कोई ना कोई चिट्ठी विट्ठी भी लिखता था और वो माँ उसकी चिट्ठी को पढ़ने के लिए इधर उधर ले जाती थी। धीरे धीरे वो चिट्ठियों का सिलसिला भी बंद हो गया और माँ के पास उसकी खैर खबर का कोई जरिया नहीं रहा, तो वो दुखी है। तो वो बादल को जाते हुए कहती है कि हे बादल मेरे पास बैठ, मेरे मन की व्यथा सुन जाइए रे, सभी जगह जा वैसे तू मेरे बेटे धोर भी जाइए। क्या बात है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी, आपकी होस्ट एंड दोस्त हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। बात कर रही हूँ दस्तक की, दिल की बात कलम से। आप जानते हैं दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जो अपनी ख़ास पहचान बना चुके होते हैं। कलम के सिपाही हाजिर होते हैं और दिल की बात करते हैं, आपके रूबरू होते हैं। साहित्य पर भी बात होती है, लेकिन उससे ज़्यादा बात होती है उनके जीवन पर, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक प्रेरणा है हम सभी के लिए, नए लिखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, क्योंकि वो करते हैं अपनी ज़िंदगी के सारे सच्चे अनुभव आपसे साझा करते हैं, जिसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी होते हैं। जीवन की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते चलते जो नक्श तैयार होते हैं वो इतने आसान थोड़ी ना होते हैं। बहुत कुछ झेला होता है, सहा होता है, बहुत तपे होते हैं धूप में, तब जाके कुछ अशार मतलब कि मैं ये कहूँगी कि कागज़ पर उतरते हैं। पहले दिल में उनमें उबाल आता है, फिर कागज़ पे कहानियाँ तैयार होती हैं दोस्तों, और समय की दीवार पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो ऐसी ही हस्ती आपसे हर बार मिलती हैं। तो आज इस कड़ी में जो हमारे ख़ास मेहमान आपसे मिलने वाले हैं, मैं उनको आपसे मिलवाने से पहले ज़रा उनके बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे कागज़ का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इतना कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, तो मुझे खुद भी डर लगता है कहीं कोई ख़ास चीज़ छूट ना जाए। तो जो हमारी आज की मेहमान है उनके बारे में बता दूं कि देश विदेश में संस्थाओं में लगभग 1.5 दर्जन के आसपास उन्होंने अवार्ड सम्मान उनको हासिल हैं, झोली भरी हुई है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनकी पुस्तकों पर PhD MPhil हुई है, यानी अलग अलग राज्यों में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर उनके लेखन के ऊपर PhD हो चुकी है, और हरियाणा साहित्य अकादमी से कई बार सम्मानित हैं, अवॉर्डेड हैं, और बहुत सारी पुस्तकें हरियाणा साहित्य अकादमी के अनुदान से भी जो हैं पुरस्कारित भी हैं और प्रकाशित भी है। और श्रेष्ठ बुक के लिए भी उनको हरियाणा का अवार्ड मिला है श्रेष्ठ कृति के रूप में। और बात करें हरियाणा की जो महिला रचनाकार हैं, वो खिताब भी उनके पास है। तो बेस्ट राइटर ऑफ द हरियाणा का अवार्ड आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में। तो ऐसी मतलब, और ऐसे सैकड़ों मान सम्मान से अलंकृत हैं जिनका हम जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा। तो हम संक्षिप्त सा करते हैं कि भाई सैकड़ों ऐसे राज्य, स्थानीय, शहर के, कस्बे के, जिला स्तर के अवार्ड जिनकी गिनती तो अगर मतलब हमारे हाथ में पुलिंदा आ जाता है पूरा फाइलों का, तो सोचिए कि उनको पढ़ें या उनसे मिलाएं। तो हमारे पास यही विकल्प रहता है कि अब जितना हमने बताया वो तो आपको पता चल ही गया, बाकी उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ज्ञानी देवी जी की। ज्ञानी जी, आप स्टूडियो में आए डॉक्टर साहिबा, जस्ट टीवी के प्रांगण को जो है धन्य किया और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हम जस्ट टीवी की ओर से और हमारे प्यारे से जो दर्शक हैं उनकी ओर से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे अपनी दस्तक इस बैठक में जस्ट टीवी के प्रांगण में आमंत्रित किया। मैं बहुत ही आभारी हूँ मेरी प्यारी सखी। तो ये आपका आभार है, आपका प्यार है कि मुझे इस योग्य आपने समझा। जी,
चलो अब मुद्दे पे आते हैं। आपने हमें समझ लिया, हमने आपको समझ लिया, और अब हमारे दर्शक भी हम दोनों को समझेंगे, क्योंकि ये रिश्ता ही समझने समझाने वाला है। कार्यक्रम का जो हमारा शीर्षक ही है दिल की बात कलम से, और आपने जो लिखा है बीच बीच में वो तो आप सुनाएंगे ही, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अनुभव आप साझा करेंगी। तो जैसा कि मैंने देखा कि जो सवाल सबसे पहले मेरे मन में आया कि आपका नाम ज्ञानी देवी है, तो ज्ञान की भंडार तो है, ये 20 पुस्तकों की मालिक हैं आप, और तमाम विधाओं में कहती हैं। 20 पुस्तकें हैं और अलग अलग विधाएं, जिसमें गीत हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, लेख, आलेख, व्यंग्य, निबंध, कुछ छोड़ा आपने? अरे आपने अपने नाम को पूरा सार्थक कर दिया। और आप प्रिंसिपल भी रही हैं सरकारी कॉलेज की, और प्राइवेट कॉलेज में भी आप प्रिंसिपल हैं। तो आपका तो जो पद है और जो कद है वो हम देख ही रहे हैं। साहित्य में भी आपका बहुत बड़ा कद है, और शिक्षा में भी आपका बहुत बड़ा पद है। तो ऐसी हस्ती है, मालकिन है आप इस हुनर की। तो ये जो कितना खूबसूरत नाम है ज्ञानी देवी, ये किसने रखा? जाहिर सी बात है, पूत के पाँव पालने में पिछाड़ लिए होंगे घर वालों ने। तो बात ऐसी थी मैम कि मेरा बहुत छोटा सा गांव है खनौदा, जो अब कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उससे पहले वो कुरुक्षेत्र में आता था। तो मैं अपने परिवार में मतलब 4 दादाओं में सबसे बड़ी औलाद मैं हूँ। 4 दादाओं की जो औलादें थी सब में मैं अपने घर में मतलब बड़ी मतलब थी। पापा लोग के 3 भाई? मेरे दादाजी 4 भाई थे। उन सब में मैं मतलब बड़ी हूँ। मतलब मेरे पिताजी। ठीक है। हाँ। तो वहाँ क्या था कि औरतों की बहुत कमी थी। और मैं लगभग 25 साल बाद अपने घर में पैदा हुई थी। तो उसमें क्या था कि उस टाइम में मेरे दादाजी ने और मेरे जन्म पर पतासे बांटे थे। पतासे? हाँ जी। और क्योंकि दादी नहीं थी, घर में औरतों की कमी थी, तो बहुत छोटी उम्र में मेरी माँ को 13-14 साल में मैं जन्म हो गया था। तो उन्होंने मेरा नाम चंद्रकला रखा था। नाम तो ये भी बड़ा खूबसूरत है। लेकिन जैसा बताते हैं घर वाले कि मैं 8 महीने में एकाएक उठ के चलने लगी थी। अच्छा। हाँ जी। और 8-8.5 महीने में मैं बोलने भी लगी थी। तो जैसे गांव का कल्चर होता है कि खाना वाना लेने आते हैं अपने जो आपसे जुड़े होते फैमिली होती है, तो फिर मैं जैसे वो बोलते थे कि खाना दियो है, तो मैं इसी तरह से उसको रिपीट करती थी। तो उनको लगा कि ये क्या अजूबा है कि इतनी जल्दी से लड़की बोलती भी है। तो मेरा नाम उन्होंने बड़ा ज्ञानन, गांव में जैसे कह देते हैं ये तो ज्ञानन है। तो मैं अपने दादाजी की बहुत लाडली थी, तो उन्होंने मुझे ज्ञान कहकर पुकारना शुरू कर दिया। और मेरे चाचा जी थे मेरे से बड़े मतलब परिवार में। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी, गाँव में अभी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, कोई छोटी बेटी है जी, अगर बहुत चंचल है, बहुत सबके लिए हाजिर है, पूरी बात को ध्यान से सुनती है और सवाल पूरा होने से पहले जवाब दे देती है, उसको प्यार से अक्सर कह देते हैं ज्ञानो बैठ जा। हाँ जी, ऐसा बोल देते हैं। तो बस वही था। और चाचा जी के साथ मतलब वो स्कूल जाते थे, मेरे गाँव में प्राइमरी स्कूल था उस टाइम। तो उसके बाद मैंने रोना शुरू किया कि मुझे भी इनके साथ ही स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता। और ऐसी जिद मतलब पकड़ ली। तो उनको मैं वो जो बताते हैं कि मैं 4 साल की जो है ना स्कूल में डालना पड़ा उनको, मतलब मुझे स्कूल में। तो वहाँ फिर मेरा नाम ज्ञान देवी रखा गया। वहाँ से प्राइमरी का बोर्ड करने के बाद फिर मैं दूसरे गांव में मिडल के लिए जिद के मुझे आगे पढ़ना है, तो वहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम था। मुझे ये नहीं पता कि वहाँ फिर ज्ञान देवी के साथ साथ ये आई ज्ञान के साथ कैसे जुड़ गया। हाँ। और पता नहीं था। नहीं, मुझे लगता है कि उसकी वजह ये रही होगी ना कि स्त्रीलिंग है तो ज्ञानी हो सकता है। कुछ अगर पुलिंग होता तो ज्ञान होता, ज्ञान सिंह, ज्ञान देवी रखा था, लेकिन फिर ज्ञानी कर दिया। वो टीचर नहीं, टीचर्स ने कहीं ना कहीं हाँ जी आई लगा दिया। तो इस तरह से नाम का जो है ना ये इस तरह से रूपांतरण ज्ञानी देवी में बदल गया। मैम लेकिन आपने तो सार्थक कर दिया। मैम ये तो आपकी जर्रेनवाजी है। लेकिन आप ऐसा मानते हो। चंद्रमुखी भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया। और फिर आपकी पढ़ाई हो गई, कॉलेज हो गया, फिर आपने नौकरी कब करी? और नौकरी से पहले तो हरियाणा में शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपने भी उस दौर को झेला है? मैम बिल्कुल। मैं जब 6th में थी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल था
और हम 2 लड़कियां थी सिर्फ हमारे स्कूल में, जो मेरे साथ एक लड़की डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी। तो मेरा रिश्ते की तैयारियां शुरू हो गई। 6th में थी मैं जब। अच्छा, 6th क्लास में रिश्ते की तैयारी? जी, क्योंकि उस टाइम तो ये रिवाज था गांव में कि जैसे माहवारी शुरू होने से पहले अगर कन्यादान हो जाता है तो वो पुण्य का काम मानते हैं। मतलब अगर पीरियड्स होने से पहले अगर कन्यादान अपनी बेटी का कर दिया जाए तो वो पुण्य का काम मानते थे। ये कैसी परंपरा थी? ये था गांव में। तो इस जबकि होना ये चाहिए कि पीरियड्स के बाद तो समझ में आता है। हाँ, नहीं, वो गोना फिर शादी के 3 या 5 या 7 साल बाद करते थे। अच्छा। लेकिन शादी पहले कर दी जाती थी, पवित्रता से संबंध था। जी। तो वो 6ठी में थी मैं, और ऐसे मतलब सिलसिला बहुत जोर पकड़ रहा था कि तो फिर मैंने ना अन्न छोड़ के अनशन करना शुरू कर दिया कि मुझे पढ़ना है और मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा। तो लेकिन मेरे इस कहने से, और मुझे स्कूल से तो नहीं उठाया, लेकिन छुप के उन्होंने फिर से मेरा रिश्ता कहीं कर दिया। और इस बात का मुझे तब पता चला कि जब मैंने 8वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर छुट्टियां में थी, तो मेरी ताई जी मेरे पास आई कि बेटा अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हारी ना शादी है और हम फिक्स करने जा रहे हैं बस 1 आध दिन में, और मतलब पहले से बता रहे हैं तुम्हें। तो मैं सुनकर बड़ा सन्न रह गई थी कि ये कैसे मतलब हो संभव है कि मुझे पता भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं गया। तो मैंने कहा कि शादी तो मुझे नहीं करनी। कहते अब तुम्हें इतना कहाँ तक पढ़ाएंगे, पहले प्राइमरी तक, उसके बाद भी ग्वांड में भेजना पड़ा। लड़की कोई साथ जाने वाली नहीं है, लड़का कोई साथ जाने वाला नहीं है, सड़कें नहीं है दूसरे गांव तक पहुंचने। कितनी सारी मुश्किलों के बाद लड़कियां पढ़ पाती थी। और इस पर मैडम करेंगे बहुत और भी गंभीरता से बात। जिंदगी के तमाम मसलों पर बात हो रही है। इतना आसान थोड़ी ना है जीवन, बहुत कुछ सहा होता है, झेला होता है, संघर्ष किया होता है, और कई बार तो ज्ञानी देवी जी की तरफ इतनी कम उम्र में आंदोलन भी किया होता है। तो बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो फिर आपने खाना पीना छोड़ दिया और आंदोलन सा कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। और क्योंकि मेरी जो चीज, आपने आंदोलन की भावना कहाँ से? आपने कोई बस वो विरोध जताना है। तो मुझे कई बार वहीं से एक पंक्ति आती है कि सब कुछ अगर अनुकूल होता तो कभी क्यों प्रतिकूल होता। तो विद्रोह की भावना कहीं ना कहीं से अन्याय या किसी विसंगति के विरुद्ध ईश्वर। आपने तो विरोध किया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। पिछली बार मैंने शकुंतला मैडम कुरुक्षेत्र से हैं, उनका साक्षात्कार किया, और उनकी उम्र 7 साल की रही होगी, तो उनका रिश्ता पक्का हो गया। तो वो कहते हैं कि मेरे को बड़ी खुशी थी कि मेरी शादी हो रही है, क्योंकि उस ज़माने में उनको लगता था बहुत मिठाइयाँ बनेंगी, अच्छे नए नए कपड़े मिलेंगे और जेवर मिलेंगे, और हमें अच्छे कपड़े, मतलब 1-2 जोड़ी कपड़े होते थे। जी, और उसमें भी वो लगे होते थे, पैबंद लगे होते थे, जगह जगह से सिले होते, क्या हरियाणा में क्या बोलते थे, गलियां, जी है ना, जोड़ तोड़ हाथ से सिलाई से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते कि कपड़े नहीं ढंग के होते थे, और ये खुशी होती थी शादी हो रही है, अभी नए कपड़े मिलेंगे। उनको बाद में पता चला ये नए कपड़े कितनी देर तक तंग करते हैं। अच्छा, आपने तो चलो आंदोलन कर लिया, भूख प्यास। तो दादाजी मेरी अदालत थे, तो वो खेत में फसल लेके गए हुए थे, सॉरी कैथल में। अच्छा। जब वो आए तो उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और एक बात उन्होंने रखी कि बेटा मैं तुम्हारे पिताजी को मना लूँगा और वो रिश्ता तोड़ देंगे हम, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि मेरी पगड़ी की लाज रखना। तो ये चीज़ कान में, कितनी खतरनाक कंडीशन लगाते हैं, कि पगड़ी की लाज रखना, क्योंकि मैम विरोध का सामना करना, सामाजिक जो बंधन होते हैं उस टाइम में, तो मतलब मैं बाहर आ गई, और फिर ये समस्या आई कि फिर आप पढ़ने कहाँ भेजें आपको, क्योंकि आसपास तो दूर दूर थे मतलब स्कूल ना, तो अब क्या करें वही समस्या चलती रही। तो खैर मैं आगे पढ़ी, और फिर ये हुआ कि बिल्कुल बाकायदा पंचायत बुलाई गई, पारिवारिक मुखिया लोगों को। लड़के का पिता आया और उसने कहा कि भाई मुझे पहले से ही थी ये अंदेशा, मैंने मास्टर से स्कूल लोग के पूछ लिया था कि आपकी बेटी के बारे में। वो मास्टर था एक्चुअली, जो लड़के का फादर था, समझते थे इस बात को कि मैं पहले ही चाहता था कि आप इस लड़की को बंधन में मत डालिए, पर आपने सुनी नहीं मेरी बात। और अब ये है कि अगर रिश्ता आपकी तरफ से टूट रहा है
तो मेरे लड़के की और हमारा अपमान होगा ये लड़के वालों का, तो इसलिए अपनी छोटी बेटी को हमें दे दो, किसी को पता नहीं चलेगा। पर मेरी छोटी सिस्टर भी स्कॉलरशिप ले रही थी, तो खैर ये बात वहीं फिर ख़त्म हुई। पर मैंने उसके बाद दादाजी की बात को कान में डाल लिया मैम, कि मुझे 3-4 किलोमीटर जाके पैदल बस पकड़नी पड़ती थी, और मैं वहाँ से इतनी दूर खड़ी होती थी बस से कि बिल्कुल सिर पे दुपट्टा, और एक तरह से जो आत्म संयम और एक कंट्रोल बिल्कुल, मतलब ना, तो मुझे ये भी डर लगता होगा कि किसी पे दिल आना जाए। अरे सुनिए, इस पे मैं मुझे वैसे हकीकत है ना, बिल्कुल वो मैं पंक्तियां वहीं से जन्म आती हैं कि मचलने का दिल हमारा भी करता है सनम, पर वक्त ने पका दिए हैं बाल अपने तो सनम। अच्छा नहीं, इतनी बंदिशें, मुझे लगता है ज्यादा बंदिश होने के बाद थोड़ा प्यार और परवाज चढ़ता है ना। पर ऐसा पहले का जमाना तो खैर, क्योंकि मर्यादित जो है ना, और जब एक शर्त पे मुझे आगे पढ़ने के लिए शर्त मिल गई तो कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी थी, मेरे प्राण थे, जैसे मुझे एजुकेशन लेना है और शादी, और आपने पूरा निभाया भी, बस वही चीज थी। और इवन मैम इतनी लिबर्टी फिर मुझे मिली, मेरे दादाजी ने मुझे खुद पूछा कि बेटा अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो, अच्छा, तो हम तुम्हारी पसंद की लड़के से, तो मैंने उनको जवाब दिया कि अगर मुझे अपनी पसंद से करना होता ना, तो मतलब फिर इतनी बंदी से जो मैं अपने आप को आत्म संयम में जकड़े हुए हर तरह से वो मर्यादित जीवन जी रही हूँ ना, तो आपकी फिर कैसे इज्जत रह जाती है ना। आपने मुझे जो बात की थी उसका कॉल तो मुझे निभाना चाहिए था, आज़ादी का सदुपयोग करना था मुझे, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि पूरा एरिया इस इंतज़ार में था मैम, और बड़ी बातें होती थी कि देखना ये लड़की अपने आप भाग जाएगी, जिसने रिश्ता तोड़ दिया, लड़की भाग जाएगी, इनके हाथों से निकल जाएगी, ट्रक में कोई लाद के ले जाएगा, और ये क्या मास्टरनी बनाएंगे इसको, दुनियादारी। मैडम उस जमाने में कोई भी, उस जमाने की छोड़ी आज भी मेरे एरिया में 8-10 गांव में कोई भी PhD नहीं है, और उस टाइम में कोई भी ग्रेजुएशन लड़का भी नहीं था। तो जिस टाइम मैं ये मतलब आगे बढ़ने की जिद पे अड़ी हुई थी, तो ऐसे करते करते खैर मैंने खींच के हर साल इसी तरह रो पीट के मैं पढ़ती गई। तो फिर तो फाइनली ना जो है ना MA में प्रीवियस में बस दादाजी ने कहा, मेरा इकोनॉमिक्स की मैं टॉपर रही हूँ, तो मैंने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। दादाजी ने कहा बेटा यहाँ मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे ख्यालात बहुत अच्छे नहीं हैं, यहीं कैथल तक कहीं कुछ कर ले। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मैंने RKSD कॉलेज से फिर MA में एडमिशन ले लिया, और उस दौरान जो है ना फिर मेरा रिश्ता कर दिया गया। तो जिस वक्त आपका रिश्ता हुआ उस वक्त क्या उम्र थी आपके? ये समझिए कि ग्रेजुएशन की थी जस्ट, और MA में मैंने एडमिशन लिया था। रिश्ता जिससे किया वो लड़का वो क्या करता? साइंटिस्ट हैं, अच्छा, प्लांट बायोलॉजिस्ट हैं, और डायरेक्टर हैं इसमें रीजनल रिसर्च स्टेशन उच्चाणी करनाल। तो यहाँ पे तो हम ये कहेंगे कि जो आपके साइंटिस्ट साहब हैं वो बड़े लकी थे कि उनकी चंद्रकला को बड़े कमिटमेंट के साथ और बड़ी शर्तों के साथ अपनी एजुकेशन करी है। कोई और पसंद आ जाता या किसी को वो पसंद आ जाती, आपने वायदा दादा से भी निभाया, और कहीं न कहीं हमारे इंजीनियर साहब को, साइंटिस्ट साहब को भी आपने खुशकिस्मत बना के रखा कि ये चंद्रकला उनके आंगन में उतरी। मुझे ऐसा लगता है मैम कि अगर मेरे माता पिता ने मुझे पंख दिए हैं, दादा ने मुझे पंख दिए हैं, तो सौभाग्य से मुझे ऐसा जीवन साथी मिले हैं कि उन्होंने मुझे उड़ने के लिए आकाश दिया है। सही बात है। तो जब उन्होंने मुझे कहा था तुम्हारी जितना तुम पढ़ना चाहती हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, और तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। इवन MA फाइनल करने के बाद मैं चाहती थी कि बस मैं अब नहीं कहीं भी, क्योंकि मैं पैदल जा के बसें पकड़ना, ट्रकों में लद के, कभी ट्रालियों में जाके कॉलेज पहुंचती थी, तो अब मुझे लगता था कि अब रिलैक्स हूँ, बस हो गया जितना। अच्छा, एक सवाल पूछने को मन कर रहा है कि जैसे आज के समय में है कि लड़कियां गुजरती हैं, आज का क्या मतलब, मुझे लगता है प्रकृति ने कुछ ये रिश्ता बनाया ही है, धरती और चांद ये परिक्रमाएं बनी हुई हैं, फिर भी उस दौर में ऐसा था कि आप जा रहे थे, कोई आपको सीटी बजाना, कोई कुछ कसीदे कसना, कुछ तंज करना, कुछ कमेंट करना, जब आप स्कूल, बस, साइकिल, जिस दौर में आप पढ़ रहे थे, जाते थे, तो कभी उस तरह का माहौल था या पहले बहुत बेहतर माहौल तो मैम हमेशा रहता है। हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो शक्ति आती थी
कि मैंने जब 8वीं पास की, 9th में मैं फिर दूसरे किसी गांव में गई पढ़ने के लिए, ब्रोट बंदराना गांव है जो 8-10 किलोमीटर और बिल्कुल मतलब जंगलात के बीच में से मैं अकेली जाती थी। तो मैंने अपने बस्ते में अपनी आत्मरक्षा के लिए चाकू रखना शुरू किया। पता नहीं इंट्यूशन से ये था कि कुछ भी हादसा मतलब हो सकता है और उससे आत्मरक्षा। और मैं क्योंकि जिद करके पढ़ रही थी, घर वाले तो रोकने की कोशिश में थे कि कैसे इसको रोका जाए, और मुझे लगता था कि कोई भी ऐसा इंसिडेंस अगर हो गया तो मुझे तुरंत स्कूल से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए मैं अपने आप ही आत्मरक्षा के लिए और अपने आप ही जैसे ना जप करना शुरू रास्ते में कि मेरी इज्जत बचाना ईश्वर, मेरी इज्जत बचाना ईश्वर। और मैं सच में धन्यवादी हूँ उस शक्ति का कि मुझे मेरी रक्षा की। दूसरा ये था कि ऊपर वाले की दया है कि मैं जिस फैमिली में पैदा होती हूँ उसका अपने आसपास में ये था कि वो किन की बेटी है, एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी मैम कि लड़के जो थे ना, जैसे ये चीज़ें बाद में मुझे अपनी क्लास पढ़ाते हुए लड़कों से पता चली, शायद वो चीज़ तब भी लागू होती होगी। क्लास में कई बार मैं पूछ लेती थी कि भी तुम कैसी पत्नी चाहिए तुम्हें, जैसे ना डिबेट में ऐसे क्लास में कॉलेज में, तो लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, लड़के कहते हैं कि सती सावित्री। अच्छा। तो मैं फिर उनसे सवाल करती कि फिर सती सावित्री चाहिए सबको, पर ये जो लड़कियां को आप बिठा के बाइक पे और कहीं ले जाते हो घुमाने और ये करते, फिर इनकी शादियां कैसे होंगी? क्या बात? तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैडम जो हमारी बाइक पे बैठने की इच्छुक होती है हम उन्हीं को बिठाते हैं, अदरवाइज जो लड़की बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही अच्छी मर्यादित जीवन जीती है हम उनको बस स्टैंड तक भी रक्षा के लिए उनके साथ चलते हैं। इवन खुद नहीं, आसपास में भी अगर लड़के कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी लड़कियों के लिए हम खुद भिड़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी शायद इस तरह से था, क्योंकि जब मैं MA में थी मैम और रिश्ता मेरा कर दिया गया तो मेरे पतिदेव वहाँ मिलने के बहाने और एक बार ऐसे कॉलेज में आने की कोशिश करते थे। तो मेरे आसपास के जो ग्वांड के लड़के जाते थे कॉलेज में, तो उन्होंने ठान ली कि भाई इस लड़के को इसकी पिटाई करनी है। अच्छा। उनको पता नहीं था रिश्ता हो गया, इसका कौन है ये, वो क्योंकि ये ऐसे थे कि ये क्लास में से कॉलेज में और टीचर को कह देते थे कि इस लड़की को भेजना। तो क्लास में से उठा के मुझे ये होता कि भाई ये मेरे मतलब ना सारे मेरे आसपास के लड़के हैं और मतलब ये क्या मेरा इम्प्रेशन जाएगा कि भाई ये क्यों मिलने आए हैं। तो मैं उनके साथ तो नहीं जाती थी, मैं कह के बहाना करके कि मैं यहीं रहूँगी, आपको मिलूंगी बाद में। तो ऐसे में ना तो मुझे पता चला, जैसे मेरी कोई फ्रेंड्स थी क्लास में कि तुम्हारे से मिलने जो लड़का आता है ना उसको सारे लड़कों ने ठान रखी आसपास के कि भाई वो उसकी पिटाई करेंगे। अच्छा। तो फिर मैंने कहते फिर हमने बताया कि उसके साथ उसका रिश्ता हो रहा है। तो ये भी बात थी कि इस वजह से भी मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हो पाई कि लड़के लोग भी या इस चीज का फर्क पड़ता है। बहुत खूब। संयम, नियम, कुछ नियम बनाना, कुछ संयम रखना कहीं ना कहीं। और अभी किताबों पे बात करनी है, दस्तक में दिल की बात हो रही है और कलम से लिखे उद्गार भी आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं। अब जरा किताबों पर बात करते हैं ज्ञानी देवी जी से। तो डॉक्टर साहिबा आपकी 20 किताबें हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि जीवन पर भी बात हो रही है लेकिन साथ के साथ कुछ किताबों पर भी हो जाए, क्योंकि एक राइटर की पहचान उसकी पुस्तकें भी होती हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि किताबें हैं, थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ी सी मुंह दिखाई कर लेते हैं किताबों की। और इतने खूबसूरत बच्चे हैं तो इनकी शक्लें दिखाने भी बहुत ज़रूरी है। ये किताब है काव्यांजलि, यानी काव्य को अंजलि, पूरी अंजलि है। वैसे ये जो आपने पूरी मेरे ख्याल से कविताओं की किताब लगाई है, पूरी कविताएं। ज़्यादातर एक तरह से जो नौसिखिया रहता है कि उसे वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति दे, कभी वो सवाल कर रहा होता है उससे, इस टाइप की कविताएं हैं। दोस्तों ये किताब है, पुस्तक का नाम है काव्यांजलि और ये काव्य संग्रह है, इसमें कविताएं हैं। और थोड़ा थोड़ा किताबों पर बात करते करते ये लगभग ये कौन से सन में आई थी काव्यांजलि? ये 2005 में शायद दिया। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, कुछ ऐसा। उसके बाद तो आपका जो है सफ़र, उसके बाद अभिमन्यु का संकल्प, ये भी साथ साथ आई थी दोनों। ये भी काव्य संग्रह है, अभिमन्यु का संकल्प। और इसमें सोशल इश्यूज पर हैं मैक्सिमम, इनके विषयों पर भी हम बात करें। और मैं जिंदा हूँ क्योंकि, बड़ा खूबसूरत नाम है। देखिए दोस्तों, मैं जिंदा हूँ क्योंकि, अब ये क्योंकि के बाद
आगे कुछ नहीं कहा। तो मैं जिंदा हूँ क्योंकि, अब आप ही बताया जी आप जिंदा क्यों है? इस कविता का एक बड़ा वो खूबसूरत सा, खूबसूरत किताब का नाम भी है। इसमें एक प्रवासी परिवार के ऊपर भी बात है। तो क्योंकि जिस तरह से आजकल करंट इश्यूज भी हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हमारा यूथ बाहर जा रहा है, उस टाइम बहुत कम जाते थे लोग, और उस टाइम में माताएं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती थी। तो बहुत ही रियल एक इंसिडेंस था, उसके ऊपर मतलब बड़ी उद्वेलित होकर ये लिखा गया कि एक लड़का बाहर चला जाता है और शुरू में वो अपनी माँ को कोई ना कोई चिट्ठी विट्ठी भी लिखता था, और वो माँ उसकी चिट्ठी को पढ़ने के लिए इधर उधर ले जाती थी। धीरे धीरे वो चिट्ठियों का सिलसिला भी बंद हो गया और माँ के पास उसकी खैर खबर का कोई जरिया नहीं रहा। तो वो दुखी है, ना खुद लिख सकती है, पढ़ सकती है। तो मतलब वो प्रकृति का सहारा लेती है, बाहर बैठी अकेली, या पिता भी नहीं रहे। तो वो बादल को जाते हुए कहती है कि हे बादल मेरे पास बैठ, मेरे मन की व्यथा सुन जाइए रे, सभी जगह जा वैसे तू मेरे बेटे धोर भी जाइए। क्या बात है, बहुत संवेदना। पेट काट कर मन पढ़ाया, गांव से तू मन शहर खंदाया, ना माँ को भूल जाइए रे, पीछा खातर देश छोड़ना, माँ का दूध ल जाइए रे। रे बादल मेरे पास बैठ, मेरे दिल की व्यथा सुन जाइए रे, सभी जगह जा वैसे तू मेरे बेटे दौर भी आइए रे। रोज देखती बाट सवेरे, डाकिए से पूछूं डाक में सवेरे, ना माँ को यूं तड़पाइए रे, के होया जय अनपढ़ हूँ बेटा, चेहरा खत में भिजवाइए, चेहरा खत में भिजवाइए। अरे अरे, हे बेटे बादल मेरे पास बैठ, मेरे दिल की व्यथा सुन जाइए रे, सभी जगह जा वैसे तू मेरे बेटे धोर भी जाइए रे। तो ये मतलब एक माँ की, फिर पिता क्या कहता है, फिर बहन क्या सोचती है, फिर अगर शादीशुदा है तो वो फिर वो एक प्रवासी परिवार भी उसमें जुड़ा है। तो मतलब वो माता पिता। मुझे आपकी जो कविता की पंक्तियां सुनकर ये आभास हुआ है कि मैं जिंदा हूँ, जैसे कि किताब है कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि उसके बाद कविताओं को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि जिंदा क्यों है। तो आपकी कविता से तो ये तो क्लियर हो गया है कि क्योंकि तुम्हारी आस है, इंतजार है। जी, वो बादल के बहाने से, किसी बहाने से याद करती है और अलग अलग जो है प्रतीकों के साथ उसको आह्वान देती है बुलाने का, इसीलिए वो जिंदा है उसकी आस में। मुझे लगता है ये आस से बंधी हुई कविता है। सारे रिश्तों में भी एक आशा में है ना, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बोलता आईना है और मैं द्रौपदी नहीं हूँ, तो मैं इस पे बात करना चाहूंगी। मैं द्रौपदी नहीं हूँ दोस्तों, किताब का नाम है। इतना अनोखा शीर्षक आपने रखा जी। तो चीरहरण हो रहा है, द्रौपदी का आंचल है, दुशासन का हाथ है और द्रौपदी की साड़ी है और एक चिंतन है। तो मैं द्रौपदी नहीं हूँ, ये कौन कह रही है? ये हरियाणा, इसके बारे में मुझे बताइए। ये जैसे बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। मतलब मैं ये बताना जोड़ना चाहूँगी कि जो भी लेखन में आया है वो बिल्कुल स्वानुभूत सत्यों पर आधारित है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से संबंध रखती रही हूँ और अभी भी है ही। तो ऐसा घटना पर आधारित है मैम कि हमारे हरियाणा में जैसे जैसे ये भ्रूण हत्या की वजह से लड़कियों की कमी हो रही है, तो लड़के शादी नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में वो या तो हिमाचल से या बिहार से, पश्चिमी बंगाल से शादी कर लेते हैं, खरीद कर ले आते हैं, या फिर जैसे खरीद कर ही जनरली लेके आते हैं। तो होता क्या है कि अगर एक घर में 4-5 लड़के हैं और उन्होंने मतलब बड़े ने अगर खरीद ली है, तो उसमें वो ये सोचते हैं कि हम सभी कमाते हैं और हमारा सारा सबका पैसा
लगा है इसमें। अच्छा। तो वो कोशिश रहती है उनकी, ऐसा रहा इसमें कहानी में है कि उसे सभी चाहते हैं कि पहले दिन बड़े वाला आता है उसके पास फर्स्ट नाइट में। ये जो कहानी है जैसे किताब है कि मैं द्रौपदी नहीं हूँ, ये नायिका बोल रही है। तो आज इस समय भी मतलब ये कब की कहानी होगी कि ये 2008 में 8-9 में पब्लिश हुई है जी। हाँ जी। और ये सच्ची घटना पर आधारित है। हाँ। तो उसके साथ ये होता है नायिका वही 5 भाई हैं और एक खरीद के ले आया। एक खरीद के ले आया, तो पहले दिन उसके पास एक आता है। हाँ। नेक्स्ट डे कोई और आता है। तो अपने आप को वो देख के, उम्र को देख के भी वो अपने आप को किसी न किसी तरह सहन कर रही थी। एज का बहुत बेमेल था। लेकिन दूसरे दिन कोई और आता है, और वो दूसरे दिन जब कोई और आता है तो इस लड़की को लगता है कि ये पहले वाला तो नहीं है। तो वो उसका विरोध करती है। उसको नहीं पता होता, उसको पता नहीं है कि इस तरह से मेरे साथ होगा। अच्छा। तो वो उसका विरोध करती है कि तो वो फिर जो मतलब दूसरा है, और वो उसको गालियां देता है और उसके ऊपर मतलब उसे प्रताड़ित करता है, उसको मारता है कि तुम अपने आप को क्यों सती सावित्री समझती हो, हमारा तो ये धरती ऐसी है कि जहाँ द्रौपदी के भी 5 पति हैं। तो वो विरोध कर रही है कि मैं द्रौपदी नहीं हूँ। और वो जैसे कैसे वो रात झेलती है। फिर वो गांव में, क्योंकि उस टाइम तो शौचालय नहीं होते थे, तो क्या होता था कि बहुएं जो हैं उनको, या बहू बेटियां, वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में दिशा फिराक के लिए खेतों में जाती थी या कहीं दूर। तो वो लड़की इंतजार में है और उस बहाने से वो वहां से निकलती है ना। तो निकलती, वो द्रौपदी नहीं बनी। तो वो ये विरोध है उसका। क्या बात है। मतलब महिलाओं को अब अपना विरोध, जो गलत है उसका विरोध करना अब आ गया है जी। ये बहुत अच्छी बात है। और ये 7 फेरों का कर्ज जी, तो मुझे लगता है ये जो 7 फेरों का कर्ज है, अगर ये तो गंभीर विषय है, बट मैं अगर इसको हल्के में लूं, इन 7 फेरों का कर्ज हम कहाँ उतार पाएंगे? कहाँ उतार पाते हैं, नहीं उतार पाई जो नायिका है। और भारत, हम स्त्रियां तो वैसे भी थोड़ी संवेदना इतनी होती है, किसी ने प्यार से कुछ कह दिया तो फिर से हम जो है समर्पित हो जाते हैं। कर्ज बिल्कुल तो बड़ा इस कहानी, इस किताब पर भी हम बात करते हैं। बहुत खूबसूरत शीर्षक है दोस्तों, 7 फेरों का कर्ज। अब ये कर्ज जो है उतरता है कि नहीं उतरता, इस पर करते हैं बात। दस्तक में किताबों पर बात हो रही है। डॉक्टर ज्ञानी देवी जी की पुस्तकें हैं, 20 किताबें हैं, जिसमें कि कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, व्यंग्य है, कविताएं हैं और लेख आलेख। और उनकी किताबों के ऊपर PhD हो रखी है, MPhil हो रखी है। अन्य राज्यों के भी जो यूनिवर्सिटीज़ में इन पे किताबों पे पूरे रिसर्च वर्क हो चुका है। तो सोचिए कि क्या मकाम है, क्या मयार है। और कम समय में कहते हैं कि गागर में अगर सागर भरना है, तो हम यही कहेंगे कि ये 7 फेरों का कर्ज जो हमारी किताब हाथ में है, इस पर जरा सी बात करते हैं जी। इसके बारे में बताइए मैम। जैसे अपना ये भी कहानी है, कहानियों की किताब है जी। और ये भी बिल्कुल सच्ची नायिका है, जिंदा है वो अभी। तो होता यही है कि जो नायिका है उसकी सास, मतलब उसके ससुर नहीं है और बेटा एक है। तो वो सास अपनी पसंद से इस लड़की से अपने बेटे की शादी कर देती है, जो हाईली क्वालिफाइड है। तो वो 8 दिन तक रहता है इसके पास और फिर विदेश में चला जाता है और अपनी अलग दुनिया बसा लेता है। तो उन 8-7 दिन में वो कंसीव कर लेती है लड़की। तो सास बड़ी प्रगतिशील विचारों की है। वो उस लड़की को कहती है कि लड़के ने हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखा है, मेरे बेटे ने, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी दोबारा शादी कर देती हूँ और ये बेटा मैं अपने पास रख लेती हूँ। बेटा हो जाता है उसको। तो वो लड़की कहती है कि आपने मुझे पसंद किया था और मैं आपका अपमान करके आपके पास से नहीं जाऊँगी। आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया तो मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगी। क्या हुआ गया, आपका बेटा मुझे छोड़ के चला गया, वो एक मेरे को निशानी दे गया, मैं आपका सहारा, ये हम दोनों का ये सहारा होगा, इसे पालेंगे। तो वो लड़की वहाँ मतलब अपना जिंदगी बिता देती। वो लड़का बड़ा होता है, शादी के लायक हो जाता है। तो जो इसका पति है विदेश में, कोई इसका दूसरा दोस्त कोई दिल्ली में रहता है और उससे उसका संपर्क रहता है, थोड़ी बहुत कोई खबर मिलती है तो उससे मिलती है। तो जब शादी की तैयारी करने लगते हैं अपने उस बेटे की, तो वो लड़की कहती है, मतलब वो लड़का आ जाता है उसके हस्बैंड का दोस्त, कि इसकी ना वहाँ पे भी भेज देते हैं कार्ड लड़के के पिता के पास, और लड़के के पिता के पास कार्ड भेज देते हैं
तो वो अपने मतलब आलीशान उसमें ऑफिस में बैठा है और सब कुछ, तो वहाँ वो देख के हैरान होता है कि भाई क्या है, और उसके मन में वो सारी जो है ना यादें ताज़ा हो जाती हैं, और वो मतलब घर जाके ऐलान करता है कि मैं गांव में जाऊंगा। इतने सालों के बाद वहाँ जाता है, तो उसकी माँ कोशिश करती है कि वो अपनी पत्नी से मिले एक बार, तो उसको एक अलग से कमरा फिर से दे दिया जाता है जैसे पहले शुरुआत में दिया था। तो वहाँ वो मतलब बेटे की फ़ोटो रखी है, बिल्कुल हूबहू उससे मिलती है ना, और वो पत्नी बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है। दोनों के बीच में सन्नाटा पसरता है। तो वो लड़का पहल करता है कि कुछ बोलती क्यों नहीं, तुम मुझे सज़ा देना चाहो तो तुम सज़ा दो। तो वो फिर अपनी भारतीय आदर्श नारी की बातें करती है कि मैं आपको क्या सज़ा दे सकती हूँ, है ना। भारत की तो धरती में ही ऐसा है ना जी, बार बार सीता को भी छला गया, द्रौपदी के साथ छल हुआ, है ना। तो यहाँ तो ये चलता है, हमारी तो मिट्टी में ही ऐसा है, पर मैं ऐसा नहीं। तो बाद में ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। कहते हैं जो अन्याय तुमने मेरे साथ किया, अब जो पत्नी अब तुम्हारी है, अब उसके साथ भी अन्याय करना चाहते हो, तुम फितरत तुम्हारी नहीं बदलती। तो मुझे तो जो तुमसे शादी करने के बाद जो मेरा फ़र्ज़ था, मैं वो फ़र्ज़ यहीं रहकर अपनी सास के प्रति जो मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि वो मुझे पसंद करके आई थी और मैं उसे धोखा नहीं दूँ। लेकिन अब ये टाइम चेंज हो चुका है ना। अब मुझे लगता है कि शायद ही कोई इस तरह के आज की लड़कियां तो शायद ही ऐसी हो, वो ज़माना चला गया मुझे लगता है। अब आज के समय में लड़कियां समझती हैं कि ज़िंदगी छोटी है, जीवन अपना है, कोई साथ है ठीक है, नहीं तो रास्ता बदलो। मतलब लड़कियां मुझे लगता है कि समझदार भी हो गई हैं, कहीं न कहीं आदर्शवाद के नाम पे बलि तो चढ़ती थी है ना। बहुत मैं इसको कहानी के कंटेंट अच्छा है, हमें संस्कृति, भारतीय संस्कृति को और क्या कहते हैं समर्पण वाला जो मिट्टी थी, भाव थी, वो चीज़ें उस जमाने में औरतों को सहना, बहना, मन की ना कहना, वो तड़प, वो विरह और वो तपस्या करना, सबके लिए काम करना, एक नौकर बन के रह जाना, खुद की इच्छाओं का दमन, बिल्कुल। और तो लेकिन आज जो लड़कियां हैं मुझे लगता है ये समझदार हो गई हैं। ठीक है, जब हमारे बेटे ऐसा कर सकते हैं तो बेटी क्यों नहीं कर सकती। दोनों ही प्राणी है, हाँ, दोनों में उसी तरह की जान है, बिल्कुल, दोनों को हक जीने का है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत है, लेकिन ये व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत है। अगर कोई ये तो मन की बात है कि किसका मन किस तरह से है कि भाई किसी को एक्सेप्ट करेगा कि नए जीवन साथी को या उसके जाने के बाद। आपकी बात से मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि जब उस तरह की औरतें जो जीवन जी रही होती थी, उनकी अगर मैं आवाज में बात करूं तो एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कुछ, मैं अगर आपकी इजाजत है तो उससे रिलेट किया जाता था ना। हाँ, कि सहो, मर्यादित रहो, सीता बन के कैसे कैसे उपमाएं दी जाती थी। तब वो इसी तरह का था, और महिमा मंडित भी होती थी। महिमा मंडित भी होती। आप कुछ कह रहे थे। अब मैं ये कह रही थी कि वो जो जीवन जी रही होती थी वो, तो उन्हीं के मतलब वो पंक्तियां वो क्या सोचती होंगी ना। तो मुझे ध्यान आ रही है कुछ पंक्तियां ना उस टाइम। मैं ये तो ये सोच रही हूँ कि कितनी सारी कविताएं हमें सुननी थी, लेकिन आपको इतना समझ रहे हैं, आपकी रचनाओं को समझ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उस टाइम में मतलब वो क्या सोचती होंगी कि इन ताज़ा हवा के झोंकों से मुझको भी जी रस पीने दे, दम घुटकर मर न जाऊं कहीं, मुझको भी खुलकर जीने दे, मुझको भी खुलकर जीने दो। विस्तार तुम्हारे के आगे मैं मात्र बिंदु ना रह जाऊं, विस्तार तुम्हारे के आगे मैं मात्र बिंदु ना रह जाऊं, अधिकार तुम्हारे हो जाएं, मैं कर्तव्य पुंज ना रह जाऊं, अपने ढंग से जीने का अधिकार मुझे ले लेने दो, दम घुटकर मर ना जाऊं कहीं, मुझे खुल करके जी लेने दो। फिर वो कहती है कि वाणी भले तुम ले जाओ, सरस्वती वाणी भले तुम ले जाओ, पर दिल की व्यथा कह लेने को इस शब्द कोश की राशि से दो शब्द मुझे चुरा लेने दो, दो शब्द मुझे चुरा लेने दो, दम घुटकर कहीं ना मर जाऊं, मुझे खुल करके जी लेने दो। कहती है कि मुझे चाह नहीं है वर्षों, सदियों या शताब्दियों तक जीने की, मुझे चाह नहीं है वर्षों, सदियों या शताब्दियों तक जीने की, जो पल मेरे हिस्से आया है उसे मुट्ठी में कस लेने दो, दम घुटकर कहीं ना मर जाऊं कहीं, मुझे खुल करके जी लेने दो। ये आवाज़ रहती होगी, ये दबी हुई आवाज़ उनके अंदर घुटकर मर जाती होगी।
तो उनको माहौल भी ऐसा ही था कि उनको यही सिखाया जाता है, सहो, समर्पण करो, त्याग करो, सेवा रखो। और वो एक रटी कहावत है ना, रटी हुई कहावत है कि भाई बेटी की विदाई पे एक ही डायलॉग हमेशा रहा है कि जिस घर डोली जा रही अर्थी वहीं से आए। जी, ये बहुत अजीब था, है ना? अजीब था। हाँ। जैसा कि आपने, पर हम अपनी बेटियों से ये नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं कहेंगे भाई तुम्हारा जीवन है, जब तुम्हें सहज ना लगे अपनी बात रखो। बिल्कुल अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ। और फिर से मुझे अगर पंक्तियां अपनी उस कविताओं की कुछ याद आ जाते हैं कि मैम जैसे जो सशक्तिकरण बढ़ा है, महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्से में, चाहे वो 10% ही लगाइए, कि मिसयूज भी कहीं ना कहीं होता है। वो तो होता है ना। हाँ। तो तब पहले भी होता रहा होगा, होता रहा है। हाँ। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक है कि हे औरत अब चुप मत रहना, हे औरत अब चुप मत रहना, पर जुलूस और नारों से दूर ही रहना, टूट न जाए घर मंदिर ये तेरा, नींव बन इसको और थामे रहना, नींव बन इसको थामे रहना। कहीं ना कहीं मतलब ये लगता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति को जीवन मूल्य है हमारे, तो तुझसे देश की आन है जिंदा, तुझसे देश की आन है जिंदा, विश्व में तेरी पहचान है जिंदा, हमेशा तू एक मिसाल रही है, उस सिंहासन से नीचे मत आना, पर हे औरत अब चुप मत रहना, टूट न जाए घर मंदिर ये तेरा, नींव बन उसको थामे रहना। सारी सृष्टि की हस्ती तो तेरी मुट्ठी में ही बंद रहती है। वो तो जन्म दात्री भी है ना, वो मुट्ठी भी है उसके पास, कि सारी सृष्टि की हस्ती तेरी मुट्ठी में ही बंद रहती है, मालिक होकर हाथ फैलाए सूझे तुझे ये क्या उगती है, मोती मानस चून है जिंदा, जब तक उसमें आब रहती है, और झुक जाता कदमों में यमदूत, स्थितों पर सावित्री जब अडिग रहती है। क्या बात है। तो ये व्यक्तिगत सोच है मेरी कि कहीं ना कहीं हमें, मैडम अगर नदी भी अगर ओवरफ्लो होती है तो वो विनाश का कारण बन जाती है। सही बात है। तो एक मतलब बराबरी हमें होनी चाहिए, हर चीज में हमें अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है एक मर्यादा का पालन तो हमें जो स्वतः बनाया हुआ है, थोपा हुआ ना हो। सही बात है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो ये बसे हुए घर दिख रहे हैं ना, ये इसीलिए बसे हुए कि औरतें चुपचाप सह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मर्दों के हिसाब से हर औरत उतनी ही तेज तरार हो जाएगी तो घर नहीं बसेंगे, कुछ तो सहना होता है। और जिनकी कोर्ट कचहरी जेलों में थानों में जो नहीं गए ना, तो समझ लो कि वो उनके ऊपर दया दृष्टि उनकी बीवियों की। तो वही धन्यवाद करें कि जिन्होंने संभाल रखा है। पुरुष को संभालना भी इतना आसान काम नहीं है। और कई बार स्त्री भी जो है आवेग में आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। पुरुष पर उत्पीड़न भी बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और दोस्तों इतना कुछ गागर में सागर कैसे भरे, घड़ी की सुइयां टिक टिक करते 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 बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई हैं। और कम से कम 10 किताबों का जिक्र तो रह गया है, लेकिन साक्षात ज्ञानी देवी जी बैठी हैं और बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना आपके बारे में। और फिर एक मुकम्मल मुलाकात जल्द रखेंगे इस उम्मीद के साथ हैं। और आप जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, दिल की बातें साझा करी ज्ञानी देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से मैं जस्ट टीवी का अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बुलाया और आपसे मिले, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जी। और दोस्तों किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार इसी तरह देते रहिए और जल्द लौटेंगे एक और मुलाकात लेकर। और अब मुझे और ज्ञानी जी को हमारी चंद्रमुखी जी कहे, धन्यवाद। चांद सा चेहरा है। और हम दोनों को दीजिए अनुमति, प्रणाम।